नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य आपके सामने मैं 2017 के उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित जो परीक्षा है जीआईसी, उसके 2017 के प्रश्न पत्र मैं लेके आया हूँ। इससे पहले हमने 31 से 60 तक करा दिए हैं। भाग 1 में आप जाकर देख लीजिए। अगर नहीं देखे हैं तो उसको भाग 1 में जाकर हमारे यूट्यूब चैनल RK जियो वर्ल्ड 0.2 पे आप जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपको 61 से 100 तक प्रश्नों को आज मैं कराऊंगा, जो ये भाग 2 कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हवाओं के घुमाव की संतोषजनक व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हवाओं के घुमाव की संतोषजनक व्याख्या करता है। ऑप्शन ए है हेडली सेल, ऑप्शन बी है फेरल का नियम, ऑप्शन सी है वाइज वेलेट का नियम और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी फेरल का नियम। फेरल का नियम जो है दोस्तों, वह हवाओं के घुमाव के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है, और जो वेलर का नियम है यह दबाव के लिए जाना जाता है। ठीक है, यह बताता है कि उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में दबाव किस तरह से होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखने हैं। फेरल का नियम बताता है कि हवाएं जो होती हैं किस तरह से विक्षेपित होती हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर विक्षेपित होती हैं। जबकि वेलर वाइन जो नियम है यह दबाव को बताता है, न कि घुमाव को बताता है। ठीक है दोस्तों, हम 62वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब 62वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित बादलों में से कौन वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। निम्नलिखित बादलों में से कौन वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। ऑप्शन ए पक्षाप कपासी, ऑप्शन बी है पक्षाप, ऑप्शन सी है स्तरी और ऑप्शन डी है कपासी। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी पक्षाप। पक्षाप जो दोस्तों जो बादल होता है यह ऊपरी वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई होती है दोस्तों 8,800 8 से 12 किलोमीटर के बीच में पाई 8 से 12 किलोमीटर के बीच में यह वायु जो बादल है पाया जाता है। इसका निर्माण दोस्तों पक्षाप मेघों का निर्माण मुख्य रूप से हिमकणों के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, हिमकणों के द्वारा, और यह आसमान में सफेद रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है, 63वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 63वां प्रश्न कह रहा है कि हिमालय की निम्नलिखित घाटियों में किस में शिव किला दर्रा अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, हिमालय की निम्नलिखित घाटियों में से किस में शिव किला दर्रा अवस्थित है। ऑप्शन है हुंजा घाटी, ऑप्शन बी है नुब्रा घाटी, ऑप्शन सी है सतलज घाटी और ऑप्शन डी है चुंबी घाटी। तो दोस्तों, जो शिव किला दर्रा है यह सतलज नदी के द्वारा बनाया गया है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है दोस्तों, सतलज घाटी। ठीक है दोस्तों, और इस सतलज घाटी मुख्य रूप से यह चीन के लिए मुख्य रूप से द्वार, या हम कह सकते हैं कि शिव किला जो दर्रा है यह लद्दाख जाने के लिए एक मार्ग प्रस्तुत करती है। ठीक है दोस्तों, 64वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 64वां प्रश्न कह रहा है कि एएस प्रकार की जलवायु भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, एएस प्रकार की जलवायु भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पाई जाती है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है दोस्तों असम। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो तट है जिसको हम कोरोमंडल तट कहते हैं दोस्तों, वहाँ पे जलवायु देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, आप जब भारत की जलवायु पढ़ेंगे दोस्तों तो वहाँ पे आपको आएगा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। जब आप उसको देखेंगे मैप में तो आपको जो तमिलनाडु का जो तट है, बंगाल की खाड़ी वाला तट, वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे इस प्रकार की ये ऐसा अक्षरों में आपको देखने को मिलेगा, इस प्रकार की जलवायु। ठीक है दोस्तों,
और भारत में सबसे ज़्यादा जो विस्तृत जलवायु पाई जाती है दोस्तों, वह सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जो मध्य भारत, जो दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है, जिसमें कर्नाटक आता है, छत्तीसगढ़ आता है और महाराष्ट्र के कुछ भाग आते हैं, जहाँ पे सबसे, और आंध्र प्रदेश का कुछ भाग आता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये इस प्रकार की जलवायु सबसे विस्तृत भागों में पाई देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों। और मरुस्थलीय जो जलवायु है और स्टेपी जो जलवायु है दोस्तों, यह राजस्थान में देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में स्टेपी जलवायु देखने को मिलती है, शुष्क और स्टेपी जलवायु, और उसके पश्चिमी भाग में शुष्क मरुस्थलीय जलवायु देखने को मिलती है। 65वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 65वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है। ठीक दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है। एक साइड पर्वत दिया है और एक साइड देश दिया है। पहला है किलिमंजारो, तो दोस्तों यह आपका चिली दिया हुआ है। तो दोस्तों ये चिली में न होकर यह तंजानिया में स्थित है, अफ्रीका का एक देश है तंजानिया, वहाँ पे स्थित है। एल्बुर्ज, एल्बुर्ज थाईलैंड में न होकर ये ईरान में है दोस्तों। और ककागुआ, कंकागुआ जो है दोस्तों कनाडा में न होकर अर्जेंटीना में है। जबकि डी कह रहा माउंट किनालू, माउंट किलानू दोस्तों यह मलेशिया में स्थित है। ठीक है दोस्तों, माउंट जो किलानू है ये मलेशिया में स्थित है, यही आपका सुमेलित है, जबकि 3 सुमेलित नहीं है, ए बी सी सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों। 66वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम। दोस्तों 66वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है। यही भी देखिए, सुमेलित वाले प्रश्न 2 बार ये लगातार पूछ लिया गया है। पहला है कर्नावेल अंतरीप, एक और अंतरिप दिया है, एक और देश दिया है। कर्नावेल अंतरिप जो है ये है संयुक्त राज्य अमेरिका दिया है, सही है ये। टूविन अंतरिप ब्राजील दिया है दोस्तों, ये ब्राजील में नहीं है। ठीक है दोस्तों। हर्न अंतरिप चिली दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, ये मिलान सही है। और कर्नवाल अंतरिप ये इंग्लैंड में है दोस्तों, ये भी सही है, जबकि बी इसका उत्तर गलत है। ठीक है दोस्तों, यस सुमेलित नहीं है, जबकि और सब सुमेलित है। 67वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों 67वां प्रश्न भी सुमेल वाला है, सुमेलित करने वाला है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। एक और ज्वालामुखी दिया हुआ है, एक और देश दिया हुआ है। ऑप्शन है इरेबस और देश में दिया है जापान, और बी है माउंट अंगुल इंडोनेशिया, और सी है ग्रिस्मस वेट्सन, ये है आइसलैंड, और डी है किलाइया, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोस्तों जो इसका जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन ए ही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए जो है सुमेलित नहीं है। एयरबस जो है ये जापान में न होकर ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 3 लगातार सुमेलित है नहीं है, ये 3 बार लगातार पूछ लिया है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कौन से पर्वत कहाँ पे स्थित है, कौन से ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, कौन से शहर कहाँ पे स्थित हैं, और कौन सी नदियाँ किस देश में बहती हैं। तो दोस्तों और कौन से घास के मैदान। ठीक है दोस्तों, और कौन कौन से राइटर हैं और कौन कौन से उनकी बुक है, इस तरह के मिलान सुमेलित वाले आते रहते हैं दोस्तों। तो आप इस तरह के प्रश्नों को थोड़ा देख लीजिएगा, और खनिज में भी आते हैं इसी तरह के कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं 68वां प्रश्न। दोस्तों 68वां प्रश्न कह रहा है, बर्फ से सीधे जलवाष्प में रूपांतरण की प्रक्रिया के लिए अधोलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है वाष्पन वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी है वाष्पीकरण, ऑप्शन सी है अर्धपातन, और ऑप्शन डी है वाष्पन। तो दोस्तों बर्फ से सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को दोस्तों ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर सी सही है। अब देखते हैं दोस्तों 69वां प्रश्न। दोस्तों 69वां प्रश्न कह रहा है,
एल्बिडो कुल सौर विकिरण का पृथ्वी का धरातल द्वारा परावर्तित औसत प्रतिशत है 30%, ऑप्शन है बी है 40% और ऑप्शन सी है 50% और ऑप्शन डी है 25%। तो दोस्तों जो एल्बिडो होता है पृथ्वी का वो है, यहाँ पे ऑप्शन में ए दिया हुआ है 30%, ये इसका सही है। दोस्तों कहीं कहीं 35 भी दिया रहता है, तो 30 और 35 के बीच में ही पृथ्वी का एल्बिडो होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं 17वां प्रश्न। दोस्तों 17वां प्रश्न देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आवर्ती पवन नहीं है। ठीक है दोस्तों, आवर्ती पवन नहीं है। ऑप्शन ए ध्रुवी पवन है, ऑप्शन बी है मानसूनी पवन है, ऑप्शन सी है चक्रवात और ऑप्शन डी है वायु राशि में। तो दोस्तों आवर्ती पवने इसमें ऑप्शन है ध्रुवी पवने नहीं। दोस्तों ध्रुवी पवने जो है यह सनातनी पवने हैं या स्थानीय पवने, इसको अस्थाई पवने कहा जाता है जिसको, या इसको हम कह सकते हैं कि भूमंडलीय पवने भी इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें पछुआ भी आता है और व्यापारिक हवाएं भी आती हैं और ध्रुवीय हवाएं आती हैं। ठीक है दोस्तों, यह सब भूमंडलीय पवनों के अंतर्गत आती है या सनातनी पवनों के अंतर्गत आती है, जो साल भर एक ही दिशा में बहती है। ठीक है दोस्तों, 71वां प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 71वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित चट्टानों में से कौन रूपांतरित चट्टान का एक उदाहरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित चट्टानों में से कौन एक रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है संगमरमर, ऑप्शन बी है शिस्ट, ऑप्शन सी है नीस और ऑप्शन डी है ग्रेनाइट। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी ग्रेनाइट। ग्रेनाइट दोस्तों मुख्य रूप से रूपांतरित शैल नहीं है। ठीक है दोस्तों, जबकि संगमरमर, शिस्ट और नेस ये है मुख्य रूप से रूपांतरित चट्टान कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, संगमरमर का जो निर्माण होता है बल्लू आपका चूना पत्थर से होता है। शिस्ट का जो निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों, शिस्ट स्लेट से होता है और रूपांतरण होता है शिस्ट, स्लेट से शिस्ट बनता है और नीस का है ग्रेनाइट से नीस बनता है। ठीक है दोस्तों, ग्रेनाइट से नीस बनता है। अब हम देखेंगे 72वां प्रश्न। ठीक है दोस्तों, 72वां प्रश्न जो है कह रहा है कि निम्नलिखित भूकंपी तरंगों में से कौन सबसे पहले भूकंप मापी यंत्र पर अंकित होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है पी तरंग, ऑप्शन बी है एस तरंग, ऑप्शन सी है एल तरंग और ऑप्शन डी है सभी एक साथ। तो दोस्तों सबसे पहले आपका पी तरंग आती है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले पी आती है और इसकी तीव्रता भी सबसे अधिक होती है, इसलिए सबसे पहले इसलिए इसको प्राइमरी वेव भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो ए है पी तरंग। ठीक है दोस्तों, और सबसे जो इसमें विनाशकारी होती वो है था एल तरंग, जिसको भूपृष्ठीय तरंग भी कहा जाता है। ठीक है, सरफेस वेव। ठीक है दोस्तों, ये सबसे विनाशकारी होती है क्योंकि ये इसलिए विनाशकारी होती है क्योंकि ये जिग जैग में चलती है, टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलती है, इसलिए यह सबसे विनाशकारी होती है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि वो कौन से भूकंपी तरंगे हैं जब वो चलती है तो शैलों में संकुचन और फैलाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों वो ये है आपका पी तरंगे। ठीक है दोस्तों, पी तरंगे जब चलती हैं तो मुख्य रूप से शैलों में संकुचन और फैलाव देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 73वां प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 73वां प्रश्न कह रहा है, निम्न में कौन भारत के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों, सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला कौन सा है निम्न में से। ऑप्शन ए है पश्चिम घाट, ऑप्शन बी है पूर्वी घाट, ऑप्शन सी है अरावली और ऑप्शन डी है आपका हिमालय। तो दोस्तों आप इससे परिचित होंगे इस तरह के प्रश्नों से। अगर आप परिचित नहीं है तो परिचित होना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों को अगर आप छोड़ेंगे तो आप एक एक प्रश्न से दो दो प्रश्नों से आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, क्वालिफाइंग से। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है सी अरावली। अरावली
विश्व की प्राचीन पर्वतों में से एक है। यह भारत के सबसे प्राचीन पर्वत है। ठीक है दोस्तों। इसका जो निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। ठीक है दोस्तों। प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था। अगर वही हम अरावली की बात करें तो यह राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में फैला हुआ है। इसको दिल्ली में दिल्ली रेंज के नाम से जाना जाता है। इसकी जो सबसे ऊंची पॉइंट की बात किया जाए तो है आपका माउंट आबू। ठीक है दोस्तों। माउंट आबू इसकी सबसे ऊंची पीक है या चोटी। ठीक है दोस्तों। जो राजस्थान में स्थित है। अब हम 74वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 74वां प्रश्न कह रहा है वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किसमें तापमान में 6.50 कैलोरी किमी की गति से ह्रास होता है। ठीक है दोस्तों। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन ए है परिवर्तन मंडल और किलोग्राम। ठीक है दोस्तों। किलोग्राम किमी की दर से ह्रास होता है। ऑप्शन ए परिवर्तन मंडल और ऑप्शन बी है सप्ताह मंडल, ऑप्शन सी है आयन मंडल और ऑप्शन डी है ताप मंडल। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल। दोस्तों क्षोभ मंडल को दो तीन नामों से जाना जाता है। इसको क्षोभ मंडल भी कहा जाता है, परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है, संवहन मंडल भी कहा जाता है और मुख्य रूप से जीव मंडल भी कहा जाता है। जीव मंडल के इसी मंडल में देखने को जीव जंतुओं का विकास इसी मंडल में होता है, इसलिए इसको कहीं कहीं जीव मंडल के रूप में भी परिभाषित किया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब हम 75वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 75वां प्रश्न दोस्तों सिद्धांत है और विद्वान है मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो ऑप्शन ये देख लेते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति लाप्लास, इसका 4 ऑप्शन होगा। अब देखना 4 दो में आ रहा है दोस्तों, ए और डी में। तो दो और सी और बी हट गया पहले। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बी का है प्रबल व्यक्ति की उत्पत्ति। प्रबल व्यक्ति की उत्पत्ति डार्विन। ठीक है दोस्तों। तो बी का थर्ड हो रहा है। तो आपका दोनों में थर्ड आ रहा है, दोनों सही चल रहे हैं अभी। सी ज्वार की भाटा की उत्पत्ति वेल है, तो दूसरा इसका होगा। तो आपका जो देखें तो सी दूसरा आपका ए ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट हो गया। और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के देखें तो बरकनीज या जरकनीज, तो इसका ऑप्शन ए सही हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको मिलान करनी है। पहले देखना है कि जो ऑप्शन पहला मिल रहा है वो कितने में आ रहा है, ए में आ रहा है, बी में। अगर किसी में दो में आ रहा है तो पहले जो इसमें नहीं है उसको हटा दो और जिसमें आ रहा है फिर उसका मिलान करो, इससे जल्दी होता है। ठीक दोस्तों। 76वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे भी मिलान करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है। ये कोई खनिज है एक और प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है या देश है मैग्नीज। दोस्तों मैग्नीज का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका सबसे ज्यादा करता है। तो ए का 4 हो गया। अब देखना ए का 4 किस में आ रहा है, बी में आ रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। उसके बाद तांबा। तांबा का उत्पादन चिली में किया जाता है, तो बी का मैंगनीज हो गया। अगर तांबा देखा जाए दोस्तों, तांबा आपका मैंगनीज हो गया दक्षिण अफ्रीका, तांबा हो गया चिली, तो बी का थर्ड। तो वही दोस्तों आ रहा है आपका। उसके बाद है बॉक्साइट। बॉक्साइट आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट को उत्पादन अधिक करता है, तो सी का दूसरा हो गया। और यूरेनियम कजाकिस्तान या कजाकिस्तान जाना जाता है, तो उसका डी का फर्स्ट हो गया। तो इसलिए ऑप्शन बी राइट हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों। जो इसका राइट ऑप्शन है वो बी हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब 77वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कह रहा है सुमेलित है। ठीक है दोस्तों। नहीं और है, इसमें आपको ध्यान रखना है और नहीं है, इसमें कंफ्यूजन होने वाली समस्या होती है और अधिकतर प्रश्न ऐसे गलत होते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखना है। ये कोई निवास क्षेत्र दिया है, कोई जनजाति दिया है। सवाना में कौन रहता है, सवाना प्रदेश में कौन रहता है, मसाई लोग रहते हैं। ठीक है दोस्तों। सऊदी अरब में, सऊदी अरब में कौन रहता है,
खिरगिज तो रहते नहीं, बद्दू रहते हैं। ठीक है दोस्तों। सवाना में आपका बुशमैन दिया हुआ है, सवाना प्रदेश में ये नहीं है। सवाना प्रदेश में कांगो में मसाई नहीं रहते हैं। ठीक है। और मलयालम में आपका सवाना में बुशमैन नहीं होते हैं। ठीक है। सवाना प्रदेश में आपका ये मसाई लोग ये सब पाए जाते हैं। और सऊदी अरब में बद्दू रहते हैं, न कि खिरगिज रहते हैं। और कांगो में मसाई नहीं होते हैं। अब ये मैंने मसाई, कांगो में पिग्मी होते हैं। ठीक है दोस्तों, पिग्मी पाए जाते हैं। और मलया प्रायद्वीप में शेमान, ये सही है। ठीक है दोस्तों, जो आपका 77वां का डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है दोस्तों। अब बात करें 18वां प्रश्न, 78वां प्रश्न का। 78वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कह रहा है 78वां प्रश्न कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें मंगला तेल क्षेत्र स्थित है? मंगला तेल क्षेत्र, ये नया तेल कुआं क्षेत्र है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है असम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर आपने सोच भी लिया हुआ, इसका उत्तर क्या सही होगा? और दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है राजस्थान। राजस्थान में दो प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं जो प्रमुख रूप से जाने जाते हैं, मंगला और ऐश्वर्या। ठीक है दोस्तों, मंगला और ऐश्वर्या, ये दो प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। अधिकतर यहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये आपका राजस्थान में है, गुजरात में नहीं है। ठीक है, राजस्थान में है मंगला तेल क्षेत्र। दोस्तों 69वां प्रश्न देखते हैं। यह नदी घाटी परियोजना से है। कह रहा है कि निम्नलिखित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में से कौन केवल एक ही राज्य में स्थित है? दोस्तों सिर्फ एक ही राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी है तुंगभद्रा परियोजना, ऑप्शन सी है मचकुंड परियोजना और ऑप्शन डी है पेरियार परियोजना। अगर दोस्तों हम बात करें ऑप्शन ए गंडक परियोजना, दोस्तों यह दो राज्यों में है, उत्तर प्रदेश और बिहार में। वही हम बात करें तुंगभद्रा परियोजना, दोस्तों यह तुंगभद्रा परियोजना आप देखा जाए तो यह कर्नाटक आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। अगर मचकुंड देखा जाए दोस्तों, ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। जबकि पेरियार दोस्तों सिर्फ यह केरल में ही है। यही आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। सिर्फ एक ही राज्य में है और यह है केरल। ठीक है दोस्तों, न कि जबकि आपका गंडक और तुंगभद्रा और मचकुंड ये दोस्तों दो दो राज्यों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। अब हम 80 प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 80वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, विश्व के कृषि प्रदेशों के सीमांकन में डी हेड्रल्सी ने निम्नलिखित कारणों से कौन किसका प्रयोग नहीं किया था? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है फसलों और पशुओं का सहसंबंध, यह सही है। ऑप्शन बी है भू स्वामित्व एवं भूगृहता, ये गलत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बी ही ये गलत है। और सी देखिए भू उपयोग गहनता, ये सही है। और डी है कृषि यंत्र की विधि एवं मात्रा, ये भी सही है, जबकि बी गलत है। ठीक है दोस्तों। अब हम 21वां प्रश्न, 21वां या 81वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये भी दोस्तों सुमेलित वाला है, नहीं है इसमें। ठीक है, सुमेलित नहीं है। झरिया कोयला सुमेलित है, वेलाडीला लोएक्सा सुमेलित है, कोरापुट मैग्नीज है। दोस्तों ये मैग्नीज नहीं है। ठीक है दोस्तों, कोरापुट में मैग्नीज नहीं है। और मुंबई हाई ये सही है, पेट्रोलियम से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन सी है ये कोरापुट मैग्नीज, यहाँ पे बॉक्साइट अधिकतर पाया जाता है दोस्तों। तो ये ऑप्शन आपका सी 81 का यही आपका सही है। ठीक है दोस्तों। 82वां प्रश्न देखते हैं। 82वां प्रश्न देखते हैं। भारत का अधिकांश लौह धातुक और अधातुक अलव धातुक खनिज निम्नलिखित सेल समूहों में से संबंधित है। दोस्तों इस तरह के प्रश्न आ चुके हैं, हमने करवा भी चुका है। हमारे टेस्ट सीरीज में देखेंगे तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने करा चुका है। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए है गोंडवाना समूह, ऑप्शन बी है धारवाड़ समूह, ऑप्शन सी है मेंथल समूह और ऑप्शन डी है टर्शियरी समूह। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है धारवाड़ समूह। धारवाड़ समूह में सबसे ज़्यादा धात्विक खनिज पाए जाते हैं, जबकि गोंडवाना समूह में धात्विक और अधात्विक दोनों सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए
तो इसका जो ऑप्शन बी है यह अधिक देखने को मिलता है। और अगर छोटा नागपुर पठार की बात किया जाए तो ये भारत का खनिज घर भी कहलाता है, ठीक है। ये भारत का रोड भी कहलाता है छोटा नागपुर पठार को, ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे दोस्तों 83वां प्रश्न, ठीक है दोस्तों। 83वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित मेलों में से किसी यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में सम्मिलित किया है, ठीक है दोस्तों। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में सम्मिलित किया हुआ है। ऑप्शन ए है सोनपुर, ऑप्शन बी है पुष्कर, ऑप्शन सी है कुंभ और ऑप्शन डी है गंगा सागर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी कुंभ को मुख्य रूप से जो यूनेस्को है वह मानवता की अमूर्त धरोहर सांस्कृतिक धरोहर के रूप में चिन्हित किया है या सूचीबद्ध किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। सोनपुर जो है दोस्तों ये बिहार में है, ये पशु मेला के लिए जाना जाता है। और पुष्कर जो दोस्तों यह राजस्थान में है, यहाँ पे भी पशु मेले लगते हैं, ठीक है दोस्तों। अब 84वां प्रश्न देखते हैं, 84 प्रश्न उसको दोस्तों ये भी सुमेलित नहीं है, ठीक है। कृषि का प्रकार दिया हुआ है और देश दिया हुआ है। देखिए सुमेलित वाला कितने आए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप इस तरह के प्रश्नों को आप थोड़ा याद रखिएगा, थोड़ा आपको अच्छा होगा कि आप अच्छे प्रश्नों को करेंगे। अब कृषि प्रकार में दिया है पशुचारण, ऑप्शन है पशुचारण अर्जेंटीना में, व्यापारिक दूध पशुपालन नीदरलैंड, बागाती व्यापारिक बागायती कृषि मलेशिया, भूमध्य कृषि सूडान, ठीक है दोस्तों। तो भूमध्य कृषि सूडान में नहीं होता है और ये तीनों सही है। पशुचारण होता है अर्जेंटीना में होता है, बागाती दुग्ध पालन नीदरलैंड में होता है, व्यापारिक बागाती कृषि मलेशिया में होता है। मलेशिया में चाय के बागान भी हैं, रबड़ भी है, यहाँ पे उत्पादन होता है। जबकि भूमध्य कृषि सूडान में नहीं है, ठीक है दोस्तों। सूडान में भूमध्य कृषि नहीं पाई जाती है, भूमध्य कृषि नहीं पाई जाती, ठीक है दोस्तों। अब हम 85वां प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित द्वीपों में कौन मसाले के लिए नहीं जाना जाता है। ग्रेनाडा, बी है टुवालू और सी है माल्टा और डी है मालदीव। तो दोस्तों इसमें जो नहीं मसाले के लिए जाना जाता वो है मालदीव, जबकि ग्रेनाडा, टुवालू और माल्टा ये दोनों जाने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। 87वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब हम 87वां प्रश्न कह रहा है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला है, ठीक है दोस्तों। कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है आपने सोच भी लिया होगा, इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है सी गुजरात। गुजरात के भावनगर में स्थित है, ठीक है दोस्तों। भावनगर में यह आपका कोयली स्थित है, ठीक है दोस्तों। 88वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब 88वां प्रश्न कह रहा है, यूरोपीय संघ का प्रारंभ 1952 में निम्नलिखित संगठनों में से किसके रूप में हुआ था। ऑप्शन ए है यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय, ऑप्शन बी है यूरोपीय साझा बाजार, ऑप्शन सी है यूरोपीय बाजार संघ और ऑप्शन डी है दोस्तों यूरोपीय आर्थिक समुदाय। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के रूप में मुख्य रूप से आपका यूरोपियन संघ का 1952 में इसका निर्माण हुआ था। अब देखेंगे दोस्तों 89 प्रश्न, ठीक है दोस्तों। 89 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, बर्टलैंड आयोग की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में विश्लेषण किया गया है। ऑप्शन ए हिंद महासागर की सुरक्षा की, ऑप्शन बी है दक्षिणी एशियाई सहयोग की, ऑप्शन सी है यूरोप की साझा सुरक्षा की और ऑप्शन डी है पर्यावरण विकास का अंतर संबंध का। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। अब हम देखें 90 प्रश्न दोस्तों। 90 प्रश्न दोस्तों 90 प्रश्न में उस समय के ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट के बारे में दिया है तो 2017 में। तो ये विशेष रूप से आपके लिए उतना ठीक नहीं है, फिर भी हम इसको देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों।
क्योंकि उस समय की रिपोर्ट का है, तो अब तो पूछेगा नहीं, अब नया पूछेगा, तो थोड़ा इसको आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कि 2025 में 17 वाला डेटा तो नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा तो 24 या 25 का पूछेगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ये है कि 2017 में कुल वैश्विक संपत्ति, ठीक है दोस्तों, 2,80,000 करोड़ थी डॉलर में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी कह रहा है या दूसरा कह रहा है विगत 12 माह में इसमें 6.4% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन 3 कह रहा है प्रति व्यक्ति वैश्विक संपत्ति 56,540 अमेरिकी डॉलर था। ठीक दोस्तों, वही अगर बात करें हम, चौथा प्रश्न पॉइंट कह रहा है सर्वाधिक धनी 1% व्यक्ति के पास वैश्विक संपत्ति का 50.1% है। तो दोस्तों ये चारों ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, चारों ऑप्शन सही है। ठीक, अब हम देखेंगे 91 प्रश्न नंबर। 91 प्रश्न नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ई एकरमैन द्वारा 1970 में प्रस्तुत जनसंख्या संसाधन प्रदेश का एक प्रकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, एकरमैन द्वारा जो 1970 में जनसंख्या संसाधन प्रदेश दिया गया था उसमें से कौन एक नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका सदृश, ये सही है। बी है यूरोपीय सदृश, ये भी सही है। तीसरा है ब्राजील सदृश, ये भी सही है। जबकि भारतीय उपमहाद्वीपीय ये सही नहीं है दोस्तों, यही आपका डी सही नहीं है और सभी सही हैं। अब हम देखेंगे 92 प्रश्न नंबर। ठीक है दोस्तों, 92 प्रश्न कह रहा है निम्न से कौन भारत का लिग्नाइट उत्पादक करने वाला सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, लिग्नाइट कोयला। ठीक है, कोयले के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो उसमें कह रहा है कि लिग्नाइट का उत्पादन सबसे अधिक इस चारों विकल्पों में से कहाँ किया जाता है। ऑप्शन है कर्णपुरा में। कर्णपुरा दोस्तों कहाँ है, हमको जो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। नवेली, ऑप्शन बी है नवेली, और ऑप्शन सी है माकूम, और ऑप्शन डी है सिंगरौली। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है नवेली। नवेली दोस्तों यह तमिलनाडु का एक कोयला खनन क्षेत्र है जहाँ से भारी मात्रा में लिग्नाइट कोयला का उत्पादन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 93 प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 93 जो प्रश्न है दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग द्वारा किया गया है पहले भी, अब आगे भी किया जाएगा। 93 प्रश्न कह रहा है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है, किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है E.W. जिमरमैन, ऑप्शन बी है डब्ल्यू जेलेंस्की, ऑप्शन सी है J.W. अलेक्जेंडर, और ऑप्शन डी है C.F. जोन्स। तो दोस्तों आप इससे इस तरह के प्रश्नों से परिचित हैं, जरूर आपने इस प्रश्न के उत्तर को दे दिया होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो ऑप्शन ए है E.W. जिमरमैन। ठीक है दोस्तों, 94 प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 94 प्रश्न में यहाँ पे राज्य दिया हुआ है और पुनर्गठन वर्ष दिया हुआ है। कह रहा है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड 2000 सही है। ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश 1968 दोस्तों 1968 नौकर 1986 है। ठीक है दोस्तों, यही आपका बी आपका गलत है। जबकि महाराष्ट्र 1960 सही है और हरियाणा आपका जो है डी 1966 सही है। जबकि बी आपका गलत है दोस्तों, ये 86 है न कि 68। 95 प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 95 प्रश्न करा 2011 की गणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है नागालैंड। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो सिक्किम। सिक्किम में इन चारों ऑप्शन में से सिक्किम में सबसे ज़्यादा कम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। वैसे देखा जाए पूरा भारत में तो वो है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, और सबसे अधिक है आपका बिहार जहाँ पे 1100 से भी अधिक लोग निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है दोस्तों, 96 प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 96 प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें 2001 में अनुसूचित जनजातियों का सबसे उच्च प्रतिशत है। अनुसूचित जो जनजाति है उसका सबसे उच्च प्रतिशत है। ऑप्शन ए है लक्षद्वीप,
ऑप्शन बी है पुडुचेरी, ऑप्शन सी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और ऑप्शन डी है दमन द्वीप। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे उच्च है, अब जबकि इनमें पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और दमन द्वीप में इसमें कम देखने को मिलता है। 97 प्रश्न वहाँ देखते हैं जी। ठीक है दोस्तों, 97 जो प्रश्न उसको हम देखते हैं। 97 प्रश्न करा कर निम्नलिखित में से किसने जनांकीय सकवर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। दोस्तों हमने जो टेस्ट सीरीज कराए हैं उसमें भी ये प्रश्न हमने कराए हैं, बताए भी हैं। ठीक है दोस्तों, जनांकीय सकवर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ऑप्शन ए है F.W. नोटेस्टिन और ऑप्शन बी है W.S. थॉमस और ऑप्शन सी है कार्ल साक्स और ऑप्शन डी है V.R. कॉक्स। दोस्तों तो सभी जुड़े हुए हैं, मगर जो इसका सही है सभी ने इस पे काम किया है, संक्रमण, जनांकीय संक्रमण पे। मगर इसमें अगर देखा जाए तो सबसे जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए W. नोस्टिन। ठीक है जो दोस्तों, इन्होंने कौन से सिद्धांत के रूप में इसको दिया, मगर सबसे पहले इसका प्रतिपादन किया था थॉमसन ने 1929 में, जबकि 1945 में नोटेस्टिन ने इसका प्रतिपादन किया था। उसके बाद आते हैं कार्ल साक्स और पीटर V.R. कॉक्स। 98 प्रश्न दोस्तों देखते हैं। 98 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, J.E. स्पेंसर और W.L. थॉमसन ने विश्व को प्रथम क्रम एवं द्वितीय क्रम के कितने सांस्कृतिक परिमंडलों में विभाजित किया है। ठीक है दोस्तों, J.E. स्पेंसर और W.L. थॉमस ने विश्व को प्रथम क्रम और द्वितीय क्रम कितने सांस्कृतिक मंडलों में विभाजित किया है। ऑप्शन ए है 9 और 45, ऑप्शन बी है 10 एवं 48, ऑप्शन सी है 11 एवं 50 और ऑप्शन डी है 12 और 53। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी 11 एवं 50। इस तरह का प्रश्न, ये वाला प्रश्न दोस्तों बहुत जगह पूछ लिया गया है, उत्तर प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर में और GDC में, GIC में और नेट में भी पूछा गया है दोस्तों। तो इससे आप परिचित हो जाइए, आगे भी ये पूछा जाने वाला है प्रश्न। ठीक है दोस्तों, 99 प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 99 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित अधिवासों में से कौन उत्तर में चीन, पूर्व में म्यांमार के त्रिसंगम पर स्थित है, स्थायी आबादी वाला भारत का सबसे पूर्वी कस्बा है। ऑप्शन ए है किबिथु, ऑप्शन बी है विजयनगर, ऑप्शन सी है काहू और ऑप्शन डी है मेसाई। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए किबिथु। किबिथु दोस्तों यह चीन, भारत और म्यांमार के संगम पे स्थित है। यह भारत का सबसे पूर्वीय गांव या हम शहर भी कह सकते हैं या जिला भी कह सकते हैं, ये देखने को मिलता है। 100वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। प्रतिशत पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन नहीं पूछ रहा है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन पूछेगा तो कोई और हो जाएगा, इसी में से कोई और हो जाएगा। ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो दोस्तों इसका समूह है दोस्तों, ये तो 101 प्रश्न है, समूह को भी हम देख लेंगे अभी। ठीक है दोस्तों, 101 प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका गोवा। गोवा प्रतिशत में सबसे अधिक है। ठीक है दोस्तों, अगर ओवर पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र आ जाएगा, उसके बाद सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश आ जाएगा। गोवा प्रतिशत में सबसे अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो 101 प्रश्न हमने देख लिया। 100वां प्रश्न देख लेते हैं, भूल से हमने 101 प्रश्न देख लिया। ठीक है दोस्तों, 100वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा 2013 के इस सैंपल रजिस्टर सर्वे के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कुल प्रजनन दर भारत में सबसे अधिक थी। ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है बिहार। बिहार में कुल प्रजनन भारत में सबसे अधिक थी। ठीक है दोस्तों, ये था सैंपल रजिस्टर
सर्वे के अनुसार, ठीक है, 2013 के अनुसार। तो दोस्तों आज हमारा 61 से 102 सॉरी 101 प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बचे हैं हमारे 102 से और 150 तक, मतलब 49 प्रश्न प्रश्न बचे हुए हैं। उसको हम भाग 3 में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, और हम टेस्ट सीरीज भी लेके आएंगे दोस्तों। आप पहले भी लाए हैं, आप भी लाएंगे, और बीच बीच में उसको भी डालते रहेंगे। आप अपनी तैयारी इसी तरह बनाए रखिएगा, और मैं आशा करूँगा आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका जो सफलता है ज़रूर रंग लाएगी दोस्तों। और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मन लगा के, और अच्छे बुकों का अध्ययन कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।